मुजफ्फरपुर में कहीं सुरक्षा व्यवस्था के बीच बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय में सीनेट की बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता बिहार के राज्यपाल और कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर ने की। इससे पहले कुलाधिपति के द्वारा विश्वविद्यालय के नवनिर्मित अतिथिशाला का उद्घाटन किया गया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक में राजद के कई विधायकों की आपत्ति और हंगामा के बीच विश्वविद्यालय का 937.21 करोड़ का वार्षिक बजट सीनेट से सर्वसम्मति से पास किया गया। इससे पहले बिहार विश्वविद्यालय के लंबित शैक्षणिक सत्र और देर से संचालित होने वाले परीक्षाओं के सवाल को लेकर सीनेट के कई सदस्यों द्वारा सवाल उठाया गया। वहीं राजद के गायघाट से विधायक निरंजन राय ने बजट के कई प्रावधानों पर अपनी आपत्ति जताते हुए कहा कि इस बजट में कई खामियां हैं। गौरतलब है कि पिछले वित्तीय वर्ष 2023 से 2024 में यह बजट 1052.10 करोड़ का था, जो इस वित्तीय वर्ष के लिए पेश वार्षिक बजट से 100 करोड़ रुपए कम का है। इस पर भी सीनेट के कई सदस्यों के द्वारा आपत्ति जताई गई। फिर भी आपका स्वागत करना मेरा कर्तव्य बनता है। कुलाधिपति होने के नाते आप सबका पुनः एक बार यहाँ स्वागत है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय में आज मैं यहाँ पहली बार आ चुका हूँ। बहुत बार मेरा प्रयास रहा, परंतु संभव नहीं हो पाया। और इसी आज की इस अधिसभा की बैठक में आप सबका स्वागत करते हुए मेरे साथ यहाँ मंच पर बैठे हैं हमारे कुलपति दिनेश चंद्र राय जी, कुल सचिव डॉक्टर संजय कुमार जी, मेरे प्रधान सचिव रॉबर्ट चौंतू जी। मुझे लगा कि हम अधिसभा की बैठक में है या विधानसभा की बैठक में है। विधानसभा, लेकिन विधानसभा के लिए मेरा मन में कुछ नहीं है, क्योंकि मैं भी विधानसभा का सदस्य रह चुका हूं और उस विधानसभा का मैं अध्यक्ष भी रह चुका हूं। तो थोड़ा सा कैसे हैंडल करना, आप सबको थोड़ा सा इधर उधर आपको बोलने की सुविधा भी देनी चाहिए और समय पर आपको रोकना भी चाहिए। इसको मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। मुझे खुशी है कि हम सब यहाँ विधानसभा की इस विधानसभा में अधिसभा की, जिसे अन्य अपने विश्वविद्यालय में अधिशत कहा जाता है, तो अभिषद कहा जाता है, तो इसमें हम सभी बैठे हैं। मैंने देखा कि आप सबका इसमें जो सहयोग था बहुत ही अच्छे ढंग का था और चाहिए भी ऐसा। नहीं तो रूटीन बैठकें होती रहती हैं, किसी न किसी आपने ये कहेंगे वो कहेंगे, ठीक है इसको तो पारित कर देंगे। लेकिन आप सबका इसमें जो कंट्रीब्यूशन था वो बहुत ही आवश्यक था, जरूरी था। और इसलिए मुझे आज की यह अधिशत की बैठक है, अधिसभा की बैठक का वो मुझे लाइवली लगी, जीवंत लगी, क्योंकि आप सबने इसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दिया। जैसे कि मुझे लगता था कि आपने सबने यहाँ के इस सीनेट के लिए आप में से सदस्यों का चुनाव करने की आवश्यकता थी। वो अधिकार आपने कुलपति के दिए, ठीक नहीं लगा मुझे। जो अधिकार आपके हैं वो आप दूसरों को क्यों दे रहे हैं? इस सभा के सदस्य होने के नाते, सम्मानीय सदस्य होने के नाते आप सबका अधिकार है। आप भले ठीक है 1-2 महीने के बाद फिर से मिलेंगे और चुनाव करेंगे। आपका अधिकार दूसरों को मत दीजिए, आप ही कर लीजिए। उसी से आप यहाँ आकर कुछ ना कुछ कर पाएंगे। मुझे लगता है कि इस दिशा में आप बिल्कुल सोचेंगे। इस पर सोचकर आने वाले समय में अधिसभा की बैठक और एक बार होने की आवश्यकता है। आप सबने मुझे बधाई दी, मेरा अभिनंदन किया कि मैं सभी विश्वविद्यालयों के ऐसे सीनेट की बैठकों में जाता हूँ। मैं कुलाधिपति होने के नाते मेरा और क्या काम हो क्या सकता है? राजभवन में वहां बैठकर रहना
और कुलपति से आज की इस बैठक का पूरा ब्यौरा मांगना, इतना ही मेरा काम होगा। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि आप सबसे कुछ इंटरेक्शन करूं, आप सबसे बात करूं, आप सबसे आने के बाद आपने जो यहाँ प्रस्ताव रखे, आपने जो भी यहाँ सूचनाएं की, उन सूचना, उन सबका प्रस्तावों के बारे में चयन करके ठीक ढंग से उस पर विचार विमर्श करके इस विश्वविद्यालय की परिस्थिति को ठीक ढंग से समझूं, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। राजमहल में बैठने से क्या होगा, वहां मैं बैठ सकता हूँ ना, परंतु आपसे अगर नहीं मिलूंगा तो वास्तविक स्थिति इस विश्वविद्यालय की क्या है वो मुझे पता नहीं चलेगी कभी भी। मेरा भरोसा है अधिकारियों के ऊपर, लेकिन आपसे इंटरेक्शन करने के बाद जो भी मेरे ध्यान में आएगा वो उनसे इंटरेक्शन करके नहीं आ सकेगा। आप तब कहाँ थे, हमको उत्तर देने के लिए, सीना तान कर खड़ा रहने के लिए कहना पड़ेगा बेटा मत डरो, मैं उस समय था और मैंने ये यहाँ बदलाव करके दिखाए हैं। आज हमको एक चुनौती है, मुझे लगता है इसको करना ही पड़ेगा। हम सब कर सकते हैं और इसीलिए जिस दृष्टि से हम यहाँ देख पाएंगे, मुझे लगता है हम कुछ न कुछ करके जाएंगे। और यहाँ मैं देख रहा था कॉलेज यानी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय, इसमें फर्क क्या होता है, अंतर क्या होता है। हम अगर विश्वविद्यालयों में बीए की पढ़ाई करवाएंगे, बीएससी की पढ़ाई करवाएंगे और कुछ इतना ही करेंगे, और अपना विश्वविद्यालय एक कॉलेज की तरह चलता रहेगा, हमको ये मंजूर नहीं है। हमारा विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय की तरह ही चलना चाहिए। विश्वविद्यालय में अनुसंधान होने की जरूरत है, यहाँ शोध होने की आवश्यकता है, यहाँ कुछ और बाकी बातें होने, यहाँ न्यास बनाने की जरूरत है। यहाँ एक भाई साहब ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर यहाँ एक न्यास पीठ होने की जरूरत है। बिल्कुल सही है। अनुसंधान नहीं होंगे, पीठ नहीं होंगे, इस पर रिसर्च नहीं होगा, then our university will be reduced to a merely college. हम जिसके सदस्य हैं, इस यूनिवर्सिटी को हम यूनिवर्सिटी की तरह देखना चाहिए। मैंने कुलपति जी से कहा है, मुझे यहाँ इतने सारे शोध प्रस्ताव चाहिए, उसको रिसर्च पेपर सबके सामने पब्लिश कर दीजिए। रिसर्च होना चाहिए, यहाँ अनुसंधान होने की जरूरत है। हमारे बच्चों के लिए अगर रिसर्च की राह हम दिखाएंगे नहीं तो वो क्या करेंगे बाहर जाकर सर्टिफिकेट लेकर। रिसर्च की भावना हमारे बच्चों के मन में आनी चाहिए। यहाँ के प्रोफेसर्स जो होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हो या प्रोफेसर, इन सब ने कम से कम 10 रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए होने चाहिए। क्यों नहीं होता? होने चाहिए। तब जाकर हमारे बच्चों को पता चलेगा कि प्रोफेसर्स क्या करते हैं, अनुसंधान क्या होता है, रिसर्च कैसे करना होता है। यह सब हमको करने की आवश्यकता है। डोंट रिड्यूस आवर यूनिवर्सिटी टू अ मियरली कॉलेज, डोंट रिड्यूस, डोंट डू दैट। हमारी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, विश्वविद्यालय होना चाहिए, और विश्वविद्यालय में अनुसंधान होने की आवश्यकता होती है। अन्यथा हम आते रहेंगे यहाँ बैठक में और चले जाएंगे। आप सब सदस्य होने के आप सबका दायित्व बनता है। आप बैठक में साल में एक बार यहाँ आएंगे, और आपने कहा 2 बार होनी चाहिए। मेरा आग्रह है कि 2 बार बैठकें होनी चाहिए। एक बैठक बजट के लिए जो आज हम कर रहे हैं, और दूसरी बैठक शैक्षणिक विषयों के लिए। मैंने कम से कम 4 विश्वविद्यालयों में करके लिया है बजट की बैठक, और 5-6 महीने या 2-4 महीने के बाद शैक्षिक विषयों के लिए। वहां केवल शैक्षिक विषयों के लिए हम बैठेंगे, उस पर विचार करेंगे कि विश्वविद्यालय का दर्जा कैसा बढ़ाएंगे, क्या क्या अनुसंधान होने की आवश्यकता है, इस पर विचार करेंगे हम सब मिलकर। बजट भी ठीक है, बजट पारित कर दीजिए, उसमें ज्यादा रुचि मुझे नहीं है।
परंतु मुझे रुचि इसमें है कि मेरे विश्वविद्यालय का दर्जा तब बढ़ेगा जब यहाँ अनुसंधान होगा, तब बढ़ेगा जब यहाँ रिसर्च होगा, तब बढ़ेगा जब बाहर के लोगों को लगना चाहिए कि मैं यहाँ आकर मुझे एडमिशन लेने की आवश्यकता है, शिक्षा लेने की जरूरत है। इसलिए ये दोनों बैठकें होने की आवश्यकता है, दोनों बैठकें। और इसलिए केवल आप सबका सहयोग चाहिए मुझे। आप यहाँ एक बैठक में अधिशत की या अधिसभा की बैठक में यहाँ आएंगे, आपके सुझाव रखेंगे और चले जाएंगे। वैसा मैं भी करूंगा ना। मैं यहाँ आकर साल में 1 बार या 2 बार आऊंगा, आपके सामने भाषण करूंगा, आपको अच्छा लगा तो आप तालियां बजाएंगे और मैं चला जाऊंगा यहाँ से। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। इस विश्वविद्यालय से मेरा कुछ नाता है। बैठक छोड़कर भी मैं यहाँ आकर कुलपति से मिलूंगा, उनसे विचार विमर्श करूंगा, कुल सचिव से मिलूंगा, क्योंकि मैं इस सभा का सदस्य हूं। इस विश्वविद्यालय का मेरा कुछ रिश्ता है और इसके लिए केवल आप यहाँ मत रुकिए कि अगली तारीख जब अधिशत की या अधिसभा की बैठक होगी उसी दिन मैं आऊंगा। बिल्कुल नहीं। लाइवली होने के लिए आपको यहाँ बार बार आना पड़ेगा, क्योंकि आपका विश्वविद्यालय है, मेरा विश्वविद्यालय है। इसीलिए मेरा आग्रह रहेगा आप सबसे, लेट अस गेट इन्वॉल्व इन इट। इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, हम सहभागी हो जाएंगे। यहाँ के सारे कुछ प्रश्न होते हैं, अपने वीसी साहब यहाँ हैं तो उनको भी सामने कुछ समस्याएं हो सकते हैं। कभी जाकर हमको यहाँ इनके साथ बैठकर पूछना होगा, क्या समस्याएं बताइए, मैं मदद करने के लिए आया हूँ। तब जाकर उनको भी लगेगा, अरे यहाँ बैठे हुए सगे मेरे भाई हैं, हमारी बहनें बैठी है, मुझे मदद करने के लिए आए हैं सभी। इस दृष्टि से हमारी इन्वॉल्वमेंट इसमें होने की आवश्यकता है। तब जाकर विश्वविद्यालय आगे बढ़ेंगे और मैं कुछ कर नहीं पाएंगे आपके सहयोग के बिना। मुझे लगता है हम सब इस पर विचार करेंगे, विमर्श करेंगे। ये जो बैठक होती है आप जैसे सम्माननीय लोगों की होती है। मैं आप सबको विद्वत जन कहता हूँ। आप सभी विद्वत जन हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, क्या करना चाहिए, इस पर आप अध्ययन करते हैं। मुझे लगता है आने वाला समय हमारे इस विश्वविद्यालय का होना चाहिए। बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम में एक सिस्टम है जिसको हम UMIS कहते हैं। वो सिस्टम क्या है? हमारी परीक्षाएं, हमारे एडमिशंस जिस पर हमारा अधिकार है उसको हम आउटसोर्सिंग करते हैं और किसी को देते हैं। मैं अभी आपने जिस बजट को पारित कर दिया है उस बजट में इसके लिए प्रावधान कितना है UMS में पता है आपको? 15 करोड़ 96 लाख, लगभग 16 करोड़। पिछले वर्ष भी इतना ही था, 15 करोड़ 61 लाख। और इस आज जिसको हमने पारित किया है उसमें 15 करोड़ 96 लाख है, लगभग 16 करोड़ हम इसके लिए खर्चा करने वाले हैं UMIS के। और यही जो UMSI है, हमारे परीक्षाएं, हमारे सत्र, हमारे सेशन डिले होने की जड़ है। वो हमको ब्लैकमेल करते हैं, समय पर तो हमारे इवैल्यूएशन मार्क नहीं देते, हमारे सर्टिफिकेट्स छापकर हमको समय पर नहीं देते। मैंने 2-4 विश्वविद्यालयों का अध्ययन करने का मेरे ध्यान में आया। अब मैंने पिछले 2 सप्ताह पहले सभी विश्वविद्यालयों की एक बैठक हमारे राजभवन में ली और उस बैठक में हमारे कुलपति भी उसमें उपस्थित थे। उसमें हमने एक उनको डेमोन्स्ट्रेशन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करके दिखाया। आपकी यूनिवर्सिटी खुद यह सिस्टम यहीं पर डेवलप कर सकती है और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा कितना खर्चा आएगा? 50 लाख हो सकता है, 1 करोड़ हो सकता है।
मैंने कहा ना, मैं गोवा विधानसभा का अध्यक्ष था। गोवा विधानसभा को मैंने पेपरलेस करवा के लिया। गोवा विधानसभा आज अगर आप जाएंगे तो गोवा विधानसभा में एक भी पेपर नहीं दिखता, पेपरलेस। और उसके लिए मैंने पेपरलेस करने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करना पड़ा, और वो हर एक विधानसभा सदस्य को एक डैशबोर्ड दिया गया और सब कुछ उनका एक्सक्लूसिव उस विधानसभा सदस्य का। उसके लिए मुझे कितना खर्चा आया? लगभग 50 या 60 लाख रुपया। लेकिन आज हमारी वह विधानसभा पेपरलेस है। क्या हमारे यहाँ विश्वविद्यालय 1 करोड़ रुपया खर्च करके परमानेंट सॉफ्टवेयर डेवलप करके जो हर वर्ष हम 16 करोड़ रुपए खर्चा करते हैं, उसको बचा नहीं पाएंगे? पूरा डेटा हमारे पास रहेगा, पूरे बच्चों का भविष्य हमारे पास रहेगा, न कि किसी आउटसोर्सिंग एजेंसी के पास। मुझे बताया गया एक लखनऊ की कोई एजेंसी है ना? वो हमको धमका रही है, हमको इससे छुटकारा पाने की आवश्यकता है। और इसके कारण बहुत सारे घपले होते हैं, आरोप होते हैं। मैं जानता हूं, सब कुछ जानता हूं मैं, कहां पैसा जाता है, क्या होता है, सब कुछ मैंने सीख लिया यहाँ आकर, सब कुछ। और मुझे इसलिए लगता है कि हमारे बच्चों के भविष्य के लिए यह करने की आवश्यकता है। आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं है, आप कर सकते हैं इसको। मैंने माननीय कुलपति जी को मैंने इसका प्रस्ताव भी दिया है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सब लोगों ने दिया है। एडमिशन हम करेंगे, परीक्षाएं हम ले लेंगे, उनके मार्कशीट हम बनवाएंगे, और उसको हम अगर चाहिए तो इसमें ये भी प्रोविजन है कि वो मार्कशीट हमको कागज के ऊपर देखने की आवश्यकता नहीं, वो तुरंत डिजी लॉकर में जा सकता है, डिजी लॉकर खोल के किसी को भी हम दिखा सकते हैं। आज की टेक्नोलॉजी का उपयोग हमारे बच्चों के भविष्य के लिए करने का अधिकार हमारा है, हम कर सकते हैं, करेंगे। इसके लिए आप सब अभी इस सभा के बैठे हुए सभी माननीय सम्माननीय सदस्य हैं, केवल माननीय नहीं सम्माननीय हैं। उन बच्चों के लिए कुछ अगर करना चाहेंगे तो हम ही कर सकते हैं, और इसको आज करना होगा, समय जाने के बाद नहीं, समय के बाद नहीं होगा, बाद में देखेंगे, बिल्कुल नहीं। आज से शुरुआत हो सर, आज ही कर सकते हैं हम। मुझे लगता है आप अगर ये कर सकते हैं और कोई नहीं। इसलिए मैं जहां भी जाता हूं वहां इस विषय को रखता हूं कि हमारे बच्चों का भविष्य हम बनाएंगे। कल बच्चे ने हमको पूछना नहीं चाहिए कि क्या हुआ, तब आपके हाथ में था ना। मैं आपको एक किस्सा बताता हूं, मैं जानता हूं आप सबको भूख भी लगी। मैंने यहाँ के बजट के इसलिए मैं आप चर्चा कर रहे थे, और उसमें मेरे अनेक विषयों का मैंने अध्ययन करने का प्रयास किया, मैं समझने का मैंने प्रयास किया। हमारे यहाँ के प्रदेश की विश्वविद्यालय की परीक्षाएं डिले क्यों होती हैं, क्या उसका कारण है, मुझे पता नहीं। कि हमारे बच्चे जो हैं वो बच्चे कुछ विश्वास के साथ यहाँ एडमिशन लेते हैं, अपना नामांकन करवाते हैं। वो बच्चे चाहते हैं कि अगर मैंने सामान्य रूप से ही बीए का एडमिशन कर दिया तो 3 या 4 सालों के बाद मुझे मेरे हाथ में बीए की डिग्री होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे बच्चों का इस प्रदेश के कि हमको ये सब मिलता नहीं 4 वर्षों के बाद या 3 वर्षों के बाद, उनको 6 साल गुजारने पड़ते हैं। क्यों? क्या हमारे बच्चों ने जो हमारा इस देश का, हमारे प्रदेश के भविष्य है, उन्होंने क्या ऐसा काम किया है, क्या ऐसा पाप किया है कि उनके हाथों में 4 सालों के बाद डिग्री नहीं मिलती? क्या कारण है? हम अब सभी इस अधिसभा के सदस्य होने के नाते हम सबका दायित्व बनता है। दोषी अगर कौन है तो हम हैं इस अधिसभा के सदस्य।
उन बच्चों ने क्या बिगाड़ा था? उनका भविष्य बिगाड़ने का अधिकार हमको है क्या? बिल्कुल नहीं है। उनको समय पर परीक्षा होनी चाहिए, उन सब बच्चों की उनका समय पर मूल्यांकन होना चाहिए और समय पर उनकी डिग्री का सर्टिफिकेट उनके हाथ में होना चाहिए, ताकि आने वाली शिक्षा वो हमारे बच्चे कर पाए। और इसी के कारण हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, बिहार के बाहर जाकर पढ़ाई करते हैं। बिहार के बाहर जाते हैं, कोई चेन्नई में जाता है, कोई बेंगलुरु में जाता है, कोई बेंगलुरु में जाता है, कोई हैदराबाद में जाता है, कोई मुंबई में जाता है, कोई पुणे में जाता है, दिल्ली में जाते हैं, और कहां जाते हैं। हमारे इस प्रदेश की ऐसी एक ख्याति थी पूरे विश्व भर में कि अगर पूरे विश्व भर में लर्निंग सेंटर कहां है तो वो बिहार में है। नालंदा का हम नाम लेते हैं, विक्रमशिला का नाम लेते हैं। आज पूरे विश्व भर में वहां से लोग आते थे ना उस समय पढ़ाई करने के लिए, केवल अपने देश से नहीं विश्व भर से आते थे। आज ये अवस्था क्यों आ गई? हमारे बच्चे बाहर क्यों जाते हैं? मुझे लगता है इस पर हमको चिंतन करने की आवश्यकता है, आत्मचिंतन परीक्षण करने की जरूरत है, इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है हमको। जब कभी भी हमारा बिहार का नाम लेते थे, अभी G20 का कार्यक्रम अपने देश में हो गया, उस समय प्रधानमंत्री सबका स्वागत करते थे। आपने देखा होगा उनके पीछे जो बहुत बड़ा होर्डिंग लगाया हुआ था उस पर हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी का चित्र था, हमारे बिहार का। प्रधानमंत्री भी उस पर गर्व करते हैं कि हमारे बिहार में जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी वो सबको दिखाने के लिए उनको अच्छा लगता था। बाहर से आए हुए सभी लोगों को वो दिखाते थे। उस समय उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने सब लोगों को एक पुस्तक भेज दी। पुस्तक का नाम क्या था? इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। आप सब जानते हैं, आप सब विद्वत जन हैं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया की कहां थी? वैशाली में। यही क्या है ना, तो हम सबको गर्व होना चाहिए। लिच्छवी का हो, वैशाली का हो, वो दिन कहां गए? ठीक है, कहां गए हम देख लेंगे, लेकिन क्यों गए? हमारी ही अनास्था थी, हम ही उसको ठीक नहीं कर पाए। ठीक है, अगर वो पीछे गया है जाने दीजिए। क्या हम इसमें कुछ सुधार कर सकते हैं? आज की तारीख में आने वाला समय जो है वो हमारे बच्चों का है, भविष्य हमारे बच्चों का है। मुझे लगता है इस दिशा में हमको आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। मुझे उस दिन की प्रतीक्षा है जिस दिन हमारे बच्चे बाहर जाना बंद करेंगे और अपने पूरे देश भर से या विश्व भर से बच्चे पढ़ाई करने के लिए बिहार में आएंगे। क्या हम ऐसा वातावरण निर्माण कर सकते हैं? क्यों नहीं? पहले कभी था वो वातावरण, हम फिर से निर्माण कर सकते हैं, करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है इस दिशा में अगर चिंतन हम करने के लिए जाएंगे तो हम कुछ न कुछ कर पाएंगे। मैंने इसका कारण जानने का प्रयास किया। 2-3 विश्वविद्यालयों के कुलपति हैं, उनके कंट्रोलर ऑफ एग्जाम्स हैं, रजिस्ट्रार हैं, उनसे मैंने बात करने का प्रयास किया और तब जाकर मेरे ध्यान में आने लगा यहाँ एक सिस्टम है। मैंने और कहाँ नहीं देखी। मैं गोवा से आता हूँ। गोवा में वहाँ की यूनिवर्सिटी का मैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर था, जिसे हम यहाँ सीनेट कहते हैं। सीनेट सीनेट जिसे हम कहते हैं, यानी अधिसभा आज हम कहते हैं उसको अधिसभा। तो वैसा वहाँ एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता है। उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मैं मेंबर था और मैंने वहाँ के भी देखे हैं। महाराष्ट्र के अनेक विश्वविद्यालयों में मैंने देखा है, उत्तर प्रदेश के अनेक विश्वविद्यालयों में जाने का अवसर मिला।